गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी तो दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब दो बॉडी एक दूसरे के पास मूव करेगी या एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है और यही फोर्स किसके इक्वल होता है, उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके साथ उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फ्री फॉल की। ये फ्री फॉल होता क्या है? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ सरफेस के पास मूव करता है या एक सर्टेन हाइट तक जाता है तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, वो वापस इस अर्थ सरफेस की ओर अट्रैक्ट होता है। मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली छोड़ा जाएगा हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, हमेशा हमारी अर्थ सरफेस की ओर अट्रैक्ट होने की उसकी टेंडेंसी होगी। मींस वो हमारी अर्थ सरफेस पे आने की कोशिश करेगा। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है जिसके कारण जितने भी ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही कम मास के हैं वो हमारी अर्थ सरफेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस की ओर आते हैं तो इनके मोशन में कोई चेंज होता है क्या? नहीं, ये जिस डायरेक्शन में आने वाले होते हैं उसी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी अर्थ सरफेस की ओर टेंड्स होते हैं, हमारी अर्थ सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस के पास में आते हैं तो इनकी वेलोसिटी में चेंज होने लगता है। इनकी वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे कुछ और थी लेकिन बाद में धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है। और हमने देखा कि जब भी वेलोसिटी में कोई चेंज आता है या तो वेलोसिटी कम होगी उसमें रिटार्डेशन होगा या वो बढ़ेगी। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है मींस बढ़ रही है या घट रही है, दोनों में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। Change in velocity with respect to time is known as acceleration. Means अब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ने होकर क्या हो गई है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में आता क्यों है? जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करने लगेगा तो अर्थ सरफेस की ओर आने लगेगा। अर्थ सरफेस की ओर आ रहा है क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो एक्सेलरेशन है किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ सरफेस से एक सर्टेन लिमिट या एक सर्टेन हाइट तक जाएगा तो उसके बाद उसकी टेंडेंसी होगी कि वो वापस हमारी अर्थ सरफेस की ओर आने लगता है। ये किसके कारण होता है, अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फ्रीली मूव कर रहा है और एक सर्टेन हाइट तक जा रहा है उसके बाद उसकी टेंडेंसी क्या होगी, हमारी अर्थ सरफेस की ओर आने की। तो यही जो फॉल है, जो ये गिरावट आ रही है उसमें कि वो ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ सरफेस की ओर आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल। क्योंकि ये फ्रीली हो रहा है, यहाँ पर हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो फॉल हो रहा है किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हम देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब ये एक्सेलरेशन है और हमने सबसे पहले स्टडी किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करता है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के। किसके इक्वल होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन
ये जो फोर्स है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां से हमें क्या मिला था, जब हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया था तो हमें कैपिटल जी मिला था। ये कैपिटल जी ही क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसे डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी फोर्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। कोई भी फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था F इक्वल टू m। इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, F इक्वल टू m, जो हम पहले ही पिछले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन को डिनोट किया है वो a से किया है, लेकिन जो हमारा फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम यहाँ से a को इसमें कन्वर्ट कर देंगे g में। मींस हमने क्या किया है, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू ma, वहां पर हमने a की प्लेस पे g को रख दिया है। मींस a को हमने किससे रिप्लेस किया है, स्मॉल g से, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण होगा। इसके लिए हमने F इक्वल टू mg, यहाँ पर हमने हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया है। तो यहां से हमें एक वैल्यू क्या मिलेगी, F इक्वल टू mg। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। पर बट हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या जानते हैं, हमने वहां पर इक्वेशन फाइंड आउट की थी। वो क्या थी, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब वहां पर हमने देखे थे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट सेम मास के तो होंगे नहीं, एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कम होगा। तो जो ग्रेटर मास वाला हमारा ऑब्जेक्ट था उसके मास को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था, और जो स्मॉल मास वाला ऑब्जेक्ट था उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। तो वहां पर हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये हमारा वहां पर फोर्स निकला था। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण बनी, ये क्या बनी है, F इक्वल टू mg, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके कारण क्या बनी है, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब हम देखते हैं दोनों इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन के LHS साइड सेम है, यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है। जब भी किसी दो इक्वेशंस में LHS सेम रहते हैं तो हम RHS को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम LHS सेम होने के कारण RHS को कंपेयर करते हैं। तो पहली इक्वेशन का RHS क्या है, m इंटू जी, यहाँ पर हमने क्या लिया है, m इंटू जी, और सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो अब यहाँ देखेंगे कि m यहाँ पर भी है, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे स्मॉल g की वैल्यू कितनी आएगी, जो हमारे स्मॉल g है वो इक्वल टू होगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। ये हमारे स्मॉल g की वैल्यू आएगी। मींस यदि हम कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ के कंपेयर करें तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप निकलता है, तो ये रिलेशनशिप होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। यहां पर हम देखते हैं कि जो मास है ये मास किसका होगा, हमारी अर्थ का होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अब उस ऑब्जेक्ट की हमारे अर्थ से जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगी।
मींस यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी हमारी अर्थ सरफेस की रेडियस के इक्वल होगी। अब अर्थ सरफेस के ऊपर तो वो काफी कम दूरी के ऊपर होगा, उसकी डिस्टेंस काफी छोटी होगी, तो हम यहाँ पर जो हमारा d इसे किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल R से। ये कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी अर्थ की रेडियस को, तो रेडियस ऑफ अर्थ इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R। तो यहाँ पर हमें स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशनशिप मिला। ये हमारा डेरिवेशन की इक्वेशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ g, जो हमने देखा कि जो ये ग्रेविटेशन है या कहें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर हम स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने एक रिलेशन निकाला स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में, ये कितना होता है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो हम देखते हैं जो ये g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.7 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो फिक्स होती है। फिर हम देखते हैं मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ये भी फिक्स वैल्यू है। अब हम देखें आर की वैल्यू कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी होती है, ये होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पूरे का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से जितनी वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो स्मॉल g उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने देखा था कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है कि ड्यू टू अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की ग्रेविटी के कारण, इसके लिए यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ से हम स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा गया है कि आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है। तो स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन हमारे अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कैसा होता है। तो यहाँ पर भी हमें थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ही स्टडी करना है, जो हम हमारे पिछले चैप्टर नंबर 8 में स्टडी किए। यहाँ पर हमने देखा था कि तीन इक्वेशन की, s इक्वल टू ut प्लस u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।